हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आज का रहेगा टोटली थर्मोडायनेमिक्स से रहेगा। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से भी हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। ओके। और फ्रेंड्स, आप एनसीएल का स्पेशल बैच ज्वाइन अगर करना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसका जो पीडीएफ है, आप लोग को बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ जो है अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है। जैसे कोर्स टोटल 70 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाता है, डेली क्विज दिया जाता है, तो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is the extensive property of a thermodynamic cycle? इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होता है जो डिपेंड करता है मास एंड वॉल्यूम पे। ठीक है, डिपेंड अपॉन मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम और मास भी रहता तो वो हो जाता। और प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी जो है ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ अपॉन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन 1K यानी 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो इसमें से कौन सा वो डिफाइन करता है 1 केल्विन? ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को अगर डिग्री सेल्सियस में लिखें तो ये वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट सी, फेज पी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आर रिलेटेड बाय जिप्स फेज रूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्स फेज रूल जो होता है वो होता है P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वल के बाहर है, तो C हम लोग अंदर ले लेते हैं। P प्लस एफ इधर लेंगे तो माइनस C इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मैच कर रहा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, P प्लस एफ माइनस C इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द सिस्टम। जो आइस को एक वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क में रखते हैं तो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, जो थर्मोफ्लास्क होता है उसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए गर्म अगर रखते हैं कोई चीज़ तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही रहेगा काफ़ी टाइम तक, मतलब एक लिमिट तक। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं बता देता हूँ। यहाँ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये है, एक टेबल बना देता हूँ, मास ट्रांसफ़र और ये एनर्जी ट्रांसफ़र, और यहाँ हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल। ओके, ताकि तीनों एक ही बार आपको याद हो जाए। ठीक, अब देखिए ओपन सिस्टम जो है, ओपन सिस्टम इसमें क्या होता है? मास ट्रांसफ़र होता है, यस, ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, यस। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन एक्सेट्रा। ओके, अब आते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, नो, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो होता है पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, ये विदाउट वाल्व। ओके, एंड आइसोलेटेड सिस्टम, मास ट्रांसफ़र भी नहीं होता है,
एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है थर्मो फ्लास्क एंड यूनिवर्स। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, थर्मोप्लास्ट का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो वो होगा आइसोलेटेड सिस्टम, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हैं इसके सिलेबस इन एग्ज़ाम डेट के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बार बार कमेंट्स करते रहते हैं कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है। तो एग्ज़ाम डेट देखिए, एग्ज़ाम आ जाएगा आप बहुत जल्दी। आप ये मानकर चलिए कि आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। और सिलेबस की बात है तो वहाँ पे बोला गया है, जो नोटिफिकेशन है उसमें कि सिलेबस बाद में दिया जाएगा, बट ये भी बता दिया गया साथ साथ कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आपका डिसिप्लिन है वही सिलेबस रहेगा, वहाँ से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है। तो मैकेनिकल का जो सिलेबस है 95% कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो उसके टेंशन में मत रहिए, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम सिस्टम को कब बोलेंगे, जब सिस्टम में थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा तब। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, और फ्रेंड्स आप लोग एनसीएल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए बेसिक कंसेप्ट के साथ। वहाँ पे वीकली टेस्ट भी होता है और आपको लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता है वीकली, और साथ साथ जो होता है मंडे टू फ्राइडे आपको एक सेम टाइम पे आपको बेसिक कंसेप्ट का भी वीडियो अपलोड किया जाता है। तो बहुत अच्छे से आपकी वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। टाइम बहुत कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 3-4 बार रिवाइज भी करना होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर रिमेन्स द सेम। प्रेशर कांस्टेंट या प्रेशर सेम कहाँ होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में। तो इसके सामने लिख दे रहा हूँ मैं, आइसोबेरिक प्रोसेस, इसी को बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर। इसमें कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर होता है। ओके, उसके बाद आ जाइए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये भी याद रखिएगा, ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट जो होता है, इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोला जाता है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, और थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, इंथैल्पी जो होता है कांस्टेंट होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इसका, इंथैल्पी रिमेन्स द सेम। इंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, एच जो होता है वो कांस्टेंट होता है, किसमें, थ्रोटलिंग प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रॉपर्टीज एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द। एंथैल्पी डिफाइन होता है, एंथैल्पी का सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। एंथैल्पी H इक्वल टू होता है, कैपिटल H हो स्मॉल h हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब फार्मूला लिखते हैं तो कैपिटल H ही रहता है, ठीक है। तो H इक्वल टू U प्लस PV होता है। ओके, U जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और P जो है वो उसको प्रेशर होता है, और V जो है वो होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा P। देखिए, सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस जो है इसी को तो सम बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फार्मूला जो है अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच अ सिस्टम गोज अंडर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। ओके, तो इसका आप लोग बताइए क्या होगा आंसर, इसका होगा राइट ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, और आप लोग इसको सॉल्व करते जाए साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, PDF तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीट एंड वर्क आर।
हीट एंड वर्क क्या है, पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज तो नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ जाता है। अब क्या हो जाता है, स्टूडेंट को पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा इसमें से। तो इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से, हीट एंड वर्क जो होता है वो होता है पाथ फंक्शन, राइट ऑप्शन सी, पाथ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th। जिप्स फ्री एनर्जी इज कंसिडर्ड एट विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। जिप्स फ्री एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बताने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो या कुछ सजेशन हो आपका तो कमेंट्स कर सकते हैं, उस हिसाब से और पढ़ाया जाएगा। और जितने भी टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक से 70 क्वेश्चन आ जाएगा। जो आप लोग लाइक करते हैं, जितने लाइक आता है उतने को मैं समझता हूँ कि उतने ही स्टूडेंट जो हैं सीरियस हैं, वही चाहते हैं पढ़ना। ठीक है, और इंटरेस्टेड है, तो उतने लोगों को ध्यान में रख कर ही मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं 10th। जिप्स फ्री एनर्जी इज कंसिडर्ड एट विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आइसोथर्मल और आइसोबेरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे सब्जेक्ट का हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कर करके ही, जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस चैनल पे, उससे आपका एग्जाम की प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से हो जाएगा, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक कंसेप्ट के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो ट्यूटलेज एकेडमी पे सिर्फ 999 में आपको फुल कोर्स मिल जाता है एनसीएल के लिए। और एनसीएल के साथ साथ दूसरे भी कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, 1 ईयर की उसकी वैलिडिटी भी रहेगी। ओके, और बहुत जल्दी मॉक टेस्ट भी पब्लिश होने वाला है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, तो आप एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर डाउनलोड करके रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, एंथैल्पी होता है चेंज ऑफ एंथैल्पी यानी डेल्टा एच, क्योंकि चेंज ऑफ एंथैल्पी पूछा है तो डेल्टा एच जो होता है इसका एक फार्मूला है, लिख लीजिएगा आप लोग, mCp डेल्टा टी, ये फार्मूला है एक। ठीक है, Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो इस तरीके से आपको बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना होता है, और इतने अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को याद नहीं करना, रट्टा नहीं माना। हाँ, कुछ क्वेश्चन होता है 5-10% क्वेश्चन होता है कि उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको याद ही करना होगा, बट हर क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, चेंज इन एंथैल्पी, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो राइट ऑप्शन यही वाला हो गया, कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th। द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू द। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है R, इसका फार्मूला होता है Cp माइनस CV। Cp अभी बताया क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और Cp अपॉन CV जो होता है वो होता है गामा, और गामा की जो वैल्यू होती है 1.41 होती है, ये भी आता है एग्जाम में। ओके, तो हमें क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू द, तो क्या होगा Cp माइनस CV, R इक्वल टू Cp माइनस CV। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट। ये दो स्पेसिफिक हीट है, एक कांस्टेंट प्रेशर एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसी का डिफरेंस होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा ही ऑप्शन में आपको मिलता है, ऑप्शन डायरेक्ट ऐसा मिलता है, कभी कभी ऐसे अंग्रेजी में लिख दिया होता है, हिंदी में लिख दिया होता है, जिससे कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, लेकिन फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आता है। द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 45 किलो जूल। वर्क डन बाय सिस्टम यानी W जो है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको डेटा जो है समझ लेना है।
टाइम आपका सेव होगा। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 15 किलो जूल, इंटरनल एनर्जी जो होता है उसको यू से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द हीट रिसीव बाय द सिस्टम, कितना हीट रिसीव करेगा सिस्टम के द्वारा, तो हीट जो होता है वो क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो डाटा तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, वर्क डन जो है 45 किलो जूल है। ओके, और इंटरनल एनर्जी जो है वो है 15 किलो जूल। इसके पहले कुछ लिखा हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है, डिक्रीज बाय 15 किलो जूल। ओके, डिक्रीज है यानी माइनस का साइन लगेगा। स्टूडेंट करते हैं और यहीं पे भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, आंसर कुछ और ही आ जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, कि इंक्रीज है डिक्रीज है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। ओके, तो ये आपको मिल गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है वो लगा देंगे हम लोग। इंटरनल एनर्जी ड्यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्लू। ओके, तो इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है -15 इक्वल टू क्यू हमें निकालना है, हीट ट्रांसफर या हीट रिसीव, माइनस डब्लू जो है वो है 45। इसको इधर ला लेंगे तो -15 + 45 इक्वल टू क्यू, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 30 किलो जूल। कितना सिंपल है बताइए, सिर्फ फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को आता है, बट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कहीं पे लिख दिया होता है ना, उतने से गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो कभी इंटरनल एनर्जी दिया रहेगा, कभी हीट ट्रांसफर दिया रहेगा और इंटरनल एनर्जी पूछा रहेगा, कभी वर्क डन पूछा रहेगा, तो कुछ भी दो वैल्यू दिया रहेगा, कोई एक पूछा गया रहेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस विथ नेग्लिजिबल चेंज इन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है। थ्रोटलिंग प्रोसेस जब भी आता है तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, तो कितना भी घुमा कर पूछे कुछ भी आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी जो होता है एच वो होता है कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन प्लैंक्स डील विथ, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट होता है वो किसके साथ डील करता है, तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। राइट आंसर हो जाएगा सी, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ क्लॉसियस थ्योरम द रिवर्सिबल पाथ इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। एंड एक और आंसर होता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आता है तो आ सकता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, द एक्चुअल इंजन इज टू बी डिजाइन हैविंग सेम इफिशिएंसी एज द कार्नोट साइकिल, सच प्रोपोजिशन इज। ठीक है, देखिए एक एक्चुअल इंजन जो डिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका इफिशियंसी बोला जा रहा है कि कार्नोट साइकिल के सेम ही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। कोई भी इंजन ऐसा नहीं बन सकता जो कार्नोट इंजन से इफिशियंसी ज़्यादा हो। ठीक है, नॉन हैज हायर इफिशियंसी देन कार्नोट इंजन। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इम्पॉसिबल। कोई भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता जिसका इफिशियंसी कार्नोट साइकिल से ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी जो होता है वो कार्नोट साइकिल का ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल का, a heat engine performs a work of 100 kilojoule per cycle. The efficiency of the engine is 50%. What will be the amount of heat rejection in kilojoule per cycle? Heat rejection यानी Q पूछा हुआ है और work done दिया हुआ है W। ठीक है, यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। वर्क डन दिया हुआ है 100 किलो जूल। ठीक है, इफिशियंसी दिया हुआ है 50%, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है 0.5। तो इसी टाइप से वैल्यू रखा जाता है पॉइंट में। ओके, परसेंटेज में वैल्यू रखकर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, कितना अमाउंट में हीट रिजेक्टेड होगा यानी क्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा से समझ सकते हैं आप कि हमें फार्मूला क्या लगाना है। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन का फार्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, W/Q। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन दिया हुआ है 0.5, वैल्यू रखना है आपको सिर्फ
इक्वल टू वर्क डन कितना दिया है 100 दिया हुआ है। ओके, किलो जूल में दिया हुआ है और किलो जूल में ही आंसर पूछ रहा है हीट रिजेक्शन का, तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो 100, हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे W का 100 अपॉन Q जो है हीट ट्रांसफर तो हमें निकालना ही है, ठीक है। Q जो है इधर लाइए और इसको इधर लेकर जाइए, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 0.5। ओके, तो 0.5 का मतलब है था 1/2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो Q का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 200 किलो जूल। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, डी हो जाएगा 200 किलो जूल। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, चलिए इसको देखिए, ये हीट ट्रांसफर हीट सप्लाई है, ठीक है, QS। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो फाइंड करना है हीट रिजेक्टेड पूछा है, यानी QR पूछा गया है। ओके, हीट रिजेक्शन। ओके, तो हीट रिजेक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे हीट रिजेक्टेड इक्वल टू होता है हीट सप्लाई, जितना हीट सप्लाई हुआ है उसमें से वर्क डन को माइनस कर देंगे तो आ जाता है हमें हीट रिजेक्टेड, कितना हीट रिजेक्ट हुआ है। तो हीट जो सप्लाई है ये 200 है और वर्क डन है, इसमें माइनस कर देंगे 100, ठीक है, वर्क डन 100 है तो हमें मिल जाएगा 100, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 100, सी 100 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू ड्राइव द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दो ऑप्शन है, प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर एंट्रोपी, प्रेशर एंट्रोपी एंड टेम्परेचर एंथैल्पी। ओके, तो देखिए फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों को कंबाइन पूछा गया, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो एक तो मिल गया हमें टेम्परेचर, अब टेम्परेचर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरा सेकेंड लॉ के बारे में जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी हमें मिलता है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं, एंट्रोपी निकालते हैं, तो हो जाएगा हमारा आंसर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बनेगा। लास्ट टाइम मैंने देखा था मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में ही बना दिया था, ज़्यादा टाइम का वीडियो बन गया था, तो आप लोग जो है बहुत कम मतलब स्टूडेंट देख पाए थे पूरा वीडियो, आप लोग शायद ज़्यादा टाइम का हो जाता तो बोर होने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश किया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छे से और कम टाइम में पढ़ सकें। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। और इस मैं आपको ये भी बता दूं कि वीक में 3 डेज मतलब अल्टरनेट डे आपको वीडियो हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेगा। ओके, और बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे एनसीएल का स्पेशल बैच मिल जाएगा और बहुत जल्दी जो बैच है वो क्लोज होने वाला है क्योंकि सीट फुल होने के कगार पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो बैच वो क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरा बैच स्टार्ट होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कब स्टार्ट होगा, तो इसलिए फर्स्ट बैच आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ओके।